बिहार के मिथिलांचल में शास्त्रार्थ की समृद्ध परंपरा रही। शास्त्रार्थ का मतलब है विद्वानों के बीच ज्ञान के किसी मुद्दे पर वाद और विवाद। उपनिषदों में मिथिला नरेश जनक के दरबार में बहुत सारे महाविद्वान जो हैं उन्होंने शास्त्रार्थ का जिक्र किया है और वो जिक्र आपको मिलता भी। आदि शंकराचार्य और पंडित मदन मिश्रा का शास्त्रार्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी मिथिला से एक मीठी लोक कथा है गोनू झा की। किंवदंती है कि गोनू झा अलौकिक ज्ञानी थे। एक बार काशी के एक विद्वान शास्त्री जी मिथिला नरेश के दरबार पहुंचे और ये कहानी क्यों बताई जा रही है आपको वो कुछ देर में आपको ये जैसे समझ में आ ही गया होगा। भूमिका बांध रहा हूं, धैर्य रखिए। राजा ने उनका स्वागत किया, उनसे आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। आतिथ्य क्या है? मेहमान नवाजी, कि आप मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए। तो उनके बीच का जो वाद है, जो वाद और विवाद हो गया, जिसको शास्त्रार्थ कहते हैं, वो जरा आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। काशी के विद्वान शास्त्री जो हैं उन्होंने बोला, मैं प्रसिद्ध गुरुकुल से शिक्षित हूं, वेद शास्त्र और पुराण मुझे कंठस्थ है। मिथिला के सभी विद्वानों को मैं ललकारता हूं, जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उसका शिष्य हो जाऊंगा, नहीं तो उसे मेरा शिष्य बनना होगा। तो ये थे काशी के विद्वान शास्त्री जिन्होंने ये ललकार दिया। तो गोनू झा कहते हैं, आप 4 दिन से इसी तरीके के सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो विद्वान जो है वो सिर्फ प्रश्न नहीं करते, उत्तर भी देते हैं। तो फिर उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए गोनू झा ने। वो कहते हैं, बुद्धि का प्रकटीकरण कहां से है, मतलब कहां से प्रकट होती है बुद्धि? तो काशी के विद्वान शास्त्री मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये कौन नहीं जानता, उत्तर है मस्तिष्क। तो गोनू झा बोले, नहीं विप्रवर, मस्तिष्क नहीं होंठ। उनका ये कहना है, मेरा सवाल ये नहीं था कि आता कहां से, प्रकटीकरण, प्रकट कहां से होता है। आप अगर कोई चीज बोल रहे हैं, बुद्धि है, वो प्रकट कहां से होती है? तो सोच भले ही दिमाग रहा हो, प्रकट तो होंठ से हो रहा है। ये उन्होंने वहां इन विद्वान को फंसाने की कोशिश की। फिर गोनू झा ने एक और सवाल डाला। उन्होंने कहा, बुद्धि का आहार क्या है? तो काशी के विद्वान जो हैं वो चकराते हुए थोड़ा, क्योंकि ये बहुत टाइम तक, घंटों तक चल रहा था, तो थोड़ा सा वो चक्कर खाए कि ये तो क्या, पता नहीं अब क्या पलटवार आ रहा है। उन्होंने बोला, ये भी कोई सवाल है? तो गोनू झा बोले, बुद्धि समय खाती है। और फिर तालियां बज गई इस बात पर। अब ये बहुत समय तक ये चलता रहा। ये सिलसिला कई घंटों तक चला इस दरबार में, लेकिन आखिरकार इस तर्क की लड़ाई में काशी के विद्वान शास्त्री पराजित हो गए। इस छोटी सी कहानी के पीछे एक संदेश साफ है। शास्त्रार्थ किसी एक सत्य पर आधारित नहीं, यह लगातार चलने वाली एक क्रिया है। यही हिंदू धर्म की असलियत है। लेकिन आज देश में एक क्रिया, जिसको वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन क्या कहते हैं वो, राशन कार्ड है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, इस तरीके की बातें जो सामने आती हैं, इसी श्रृंखला में अब ऐसे लगता है कि वन नेशन वन पंचांग की ओर भी एक कदम उठ रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये ताजा मामला काशी से आया। त्योहारों, व्रत, इन सब की तिथियों को लेकर के लगातार एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। और उसको लेकर के कुछ लोग अक्सर कहते हैं, भाई तुम्हारे यहाँ इस तिथि को हो रहा है, मेरे यहाँ इस तिथि को हो रहा है, ऐसा क्यों है, एक ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो। इस भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए देश में एक नई पहल शुरू की गई। एक देश एक चुनाव की तर्ज पर एक देश एक पंचांग सरकार नहीं कर रही। इसको तैयार करने की पहल काशी विश्वनाथ मंदिर से हुई। देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग पंचांग प्रकाशित होते हैं। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि देश में एक त्योहार 2 अलग अलग दिनों को मनाया जाता है। पंचांगों में एक रूपता के लिए कश्मीर से केरल तक एक पंचांग के निर्माण की शुरुआत की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष और प्रख्यात ज्योतिषी
प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, उनके मुताबिक नई स्मृति के निर्माण का श्री गणेश हो, प्राचीन धर्म ग्रंथों पुराणों को बनाया जाएगा ये आधार, तर्क संगत मत और परंपराओं को ही जगह दी जाएगी। नई स्मृति के आधार पर जब पंचांग बनेगा तो उससे कश्मीर से केरल तक की तिथि, त्योहार, व्रत, उन सब में भ्रम जो हो गया है वो नहीं हो। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जो परंपराएं हैं वो उसमें समावेश हो, उनका समसमावेश हो। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान नई स्मृति के लोकार्पण की योजना है। नवंबर में स्मृति निर्माण समिति की पहली बैठक होगी। बीएचयू के ज्योतिष विभाग में स्मृति निर्माण के लिए यह प्रस्ताव रखा जाएगा। आइए सुन लेते हैं कि प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, जो कि प्रख्यात ज्योतिषी हैं, वो ये जो वन नेशन वन पंचांग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो क्या कहते हैं। पंचांगों में तिथि पर्वों को लेकर भेद रहा है और यह भेद हर साल कुछ न कुछ गंभीर होता जा रहा है। मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में सारे पंचांगकार, सभी धर्मशास्त्री और संस्कृति सनातन के जो प्रभावशाली लोग हैं उनको बैठकर इस पर विचार करना चाहिए कि एक ही पर्व को 2 दिनों तक, और उसमें भी आधे लोग पूर्व पक्ष में, आधे लोग पर पक्ष में, यह बहुत जगहगाई का काम है। यह कोई बढ़िया काम नहीं है। इसमें केवल हम हंसी के पात्र बनते हैं। तो चाहिए कि सभी विद्वान मिलकर एक निश्चित रास्ता तय करें। लेकिन ये होगा कब? जब पंचांगकार अपने पंचांग प्रकाशित करने के पहले ही सभी पर्वों पर, सभी तिथियों पर ठीक से ध्यान दें और इसके बाद आपस में डिस्कस कर कोई एक मत निश्चित करें। जो धर्मशास्त्र है ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है पंचांग में। और इसके बाद गणित है, जो पंचांग गणित होता है उसको बनाने वाले वो मुख्य हैं। इसके बाद लगभग 5 और हम विद्वानों को जोड़ लें तो कुल 15 लोगों की समिति हो सकती है। तो हो सकता है इसमें 15 हो, 20 भी हो सकते हैं, कुछ और भी लोगों को जोड़े। अभी हम प्रारंभिक स्तर पर केवल काशी के विद्वानों को जोड़ेंगे। काशी के विद्वानों के एकमत हो जाने पर इसके बाहर जो विद्वान हैं उनको भी समय समय पर आहूत किया जाएगा और उनसे परामर्श कर पहले काशी के विद्वान एक हो जाए। काशी में छपने वाले 7 पंचांग हैं। अब ये पहल देश के त्योहारों को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, उसको दूर करने का एक प्रयास है। अब इसको आप भ्रम भी कह लीजिए या मान्यता कह लीजिए, जो आपकी मर्जी। त्योहारों से सीधे तौर पर लोगों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होती है। कई बार देखने को मिला है कि अहम त्योहार देश के 2 हिस्सों में अलग अलग तारीखों पर मनाए जाते हैं। इससे कारोबार के साथ छुट्टी घोषित करने को लेकर भी असमंजस की स्थिति होती है। ऐसा भी देखने को मिला है कि एक ही शहर में एक त्योहार 2 अलग अलग दिन मनाया गया है। साल 2023 की ही बात कर लीजिए। रक्षाबंधन मनाने को लेकर मतभेद रहे। कहीं 30 अगस्त को मनाया गया, कहीं 31 अगस्त को मनाया गया। रात में 9 बजे के बाद शुरू हुआ था मुहूर्त। जन्माष्टमी का त्योहार भी 2 दिन मनाया गया, कहीं 18 अगस्त को मनाई गई, कहीं 19 अगस्त को। इस बार देव दीपावली, उसकी तिथि को लेकर के भी एक भ्रम है। अब आप इसको भ्रम कह लें, मान्यता मान लें, वो सब अलग अलग लोग अलग अलग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो जो शुरुआत में कहानी बताई थी उसको याद रखिएगा। कई लोग वन नेशन वन पंचांग का विरोध भी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। हमारे देश में अक्षांश रेखांश देशांतर, जब अक्षांश रेखांश देशांतर जब एक नहीं हो सकता तो एक देश एक पंचांग कैसे हो सकता है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि स्थानिक पंचांग एक हो सकते हैं, लेकिन एक देश एक पंचांग कभी भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण
अगर आप देखेंगे तो सूर्योदय कहीं पर मतलब सूर्योदय काल में 1 घंटे से 1.5 घंटे का अंदर आता है। क्योंकि ज्योतिष की पूरी गणित, पंचांग की पूरी गणित सूर्य और चंद्रमा पधारित है, तो सूर्योदय जब एक साथ नहीं हो सकता तो पंचांग, एक देश एक पंचांग की परिकल्पना कभी साकार नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी धर्मशास्त्र में जो भी आपके जो है 30 त्योहार होते हैं, उसमें कई चीजें होती है। उसमें निषिद्ध व्यापनी होती है, मध्याह्न व्यापनी होती है, प्रदोष व्यापनी होती है, काल व्यापनी होती है, उदय व्यापनी होती है। तो उन समय में अंतर आएगा निश्चित रूप में। अगर यहाँ पर जो चीज उदय व्यापनी है तो आधे घंटे का अंतर लगभग मुंबई में है। अगर 6 बजकर यहाँ पर हुआ तो 6:30 बजे लगभग मुंबई में हो रहा है। तो उदय काल में अगर उससे पहले खत्म होती है, उस तिथि को कैसे मानेंगे हम? तो निश्चित रूप में इस चीज को एक भारत एक पंचांग की परिकल्पना नहीं मानी जा सकती। अब पंडित जी बात तो सही कह रहे हैं। आप बताइए ये एक कैसे हो सकता है? जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है, तो आप एक कैसे कर सकते हैं इसको? तो क्या ये संभव है, मुमकिन है? आप प्रयास कर लीजिए। और यहीं पर वो कहानी याद कीजिए जो शुरुआत में हमने आपको बताई थी, जो कि हिंदू धर्म का आधार रहा है, जो कि आपके उपनिषदों में लिखा हुआ है, आपके वेदों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसमें ये शास्त्रार्थ देखने को मिलता है, ये वाद विवाद देखने को मिलता है, और इसी से ये धर्म बना है। तो क्या ये मुमकिन है? प्रयास आप कर लीजिए, मुमकिन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देश में आप भी जानते हैं, आपके घर में भी वो कैलेंडर होगा, कई तरह के पंचांग होते हैं। एक होता है विक्रमी पंचांग, जो कि उत्तर, पश्चिमी और मध्य भारत में ज्यादा प्रचलित है। फिर एक होता है तमिल पंचांग, ये दक्षिण भारत में ज्यादा हिस्सों में प्रचलित है। वहां पर भी आप ये जान लीजिए कि साउथ इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पंचांग फॉलो होता है। तो अगर कोई तिथि मानी जा रही है आंध्रा और तेलंगाना में, जरूरी नहीं है कि तमिल पंचांग भी उसको माने, तो वहां पर भी तिथियों का खेल। फिर है बंगाली पंचांग, बंगाल समेत पूर्वी इलाकों में ये प्रचलित है। मलयालम पंचांग, जैसे कि हमने आपको बताया, ये केरल में प्रचलित है। और ये सौर्य पंचांग है, यानी कि ये सन सोलर पंचांग है, लूनर पंचांग नहीं है, मतलब मून के हिसाब से, ये चंद्रमा के हिसाब से नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतनी अलग अलग विविधताएं हैं। अब या तो आप इसको भ्रम मान लें या इसको अपनी विविधता मान लें। बहस इस पर शुरू की गई है। ये बहस कहां तक जाएगी ये नहीं मालूम, लेकिन वो जो वन नेशन वाली श्रृंखला है उसमें एक और ऐड हो गया है, वन नेशन वन पंचांग।